हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो है क्लास 2 की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको नस्ट इक्वेशन के बारे में समझाया था। ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन के बारे में मेरे हिसाब से आपको सारा क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है, कोई भी एक भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, कमेंट। सो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, दैट इज़ जो हमारा चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। और ये सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं इनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 3 में। सो आज का जो हमारा सबसे पहले बेसिक टर्म है दैट इज़ नॉन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टर्म जो है वो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हो। दैट इज रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ द करंट, जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। सिमिलरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। एंड सेकेंड वन इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल टर्म, इसको आप रेसिप्रोकल कहते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज आर। कैपिटल आर से इसको हम डिनोट कर देंगे। So it is already mentioned that G is equal to 1 upon R, that is reciprocal of R. नंबर 3 इज रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी भी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसको भी हमने छोटी क्लासेस 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दैट इज रजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करते थे। इनिशियली हमें पता था कि फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर, इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ कंडक्टर, कोई हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में कंडक्टर है, सो इट हैज़ ए लेंथ L and area of cross section is A. So resistance is directly proportional to the L, and also resistance is inversely proportional to 1 upon A. Sorry, resistance is directly proportional to L and resistance is inversely proportional to the area of cross section. Similarly जब हम इसको solve करते हैं तो that is equal to R is directly proportional to L upon A, and जब हम directly proportional का साइन हटाएंगे तो एक constant लगाएंगे। इस constant को आप रो कहते हैं। ठीक है, द सिंबल इज नोन एज रो। सिंबल को याद रखिएगा, दैट इज RHO, रो। रेजिस्टेंस की बात करें तो एक बार थोड़ा रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट को आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट आप सभी को पता है, दैट इज ओम, इसको लिखते हैं और सिंबल इसका होता है। ठीक है, ये आपका सिंबल वाइज यहाँ से आप इसकी रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम और एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज मीटर। सो मीटर से जो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, सो हमारे पास ऐसा यूनिट आ जाएगी रेजिस्टिविटी की, दैट इज ओम मीटर। सिमिलरली फोर्थ टर्म पे आते हैं जिसका नाम है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को कापा से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज के। के में थोड़ा सा लिखने का ट्रेंड इसका डिफरेंट है। के को जैसे आप नॉर्मली लिखते हो तो ऊपर वाला जो लाइन है इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है, एंड के, दिस इज कापा। Kappa is conductivity and conductivity is inversely proportional to the resistivity. So similarly kappa का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, that is 1 upon rho. So इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज रो की हमने वैल्यू पहले से ही फाइंड कर रखी है, दिस इज रो आर ए डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ से हमने रो की वैल्यू को इसको फाइंड करके इसमें वैल्यू रख दिया, तो हमारे पास कापा का जो वैल्यू है या फॉर्मूला है वो इस तरीके से डिवाइड होगा, दैट इज एल एंड एल डिवाइडेड बाई आर इंटू ए। रेसिप्रोकल लिख दीजिए, रो जो है मतलब रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। सिमिलरली जो हमारी नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी हो गया। चलिए तो नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। सेल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी स्टार। ठीक है, इसको जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जो पीछे हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं उसको ध्यान रखना है, दैट इज कापा इज ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दैट कापा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर इंटू ए। सिमिलरली किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम किसी भी सेल को डिज़ाइन करते हैं तो सेल में जो आपने जो दो इलेक्ट्रोड लगाई है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड आपको मान लीजिए कैथोड है, दूसरी इलेक्ट्रोड आपके पास एनोड है। जब हम कभी भी किसी भी सेल को डिज़ाइन करते हैं तो उस सेल का जो इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जो कि डिप हुआ है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, उस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम ए लिखते हैं, दैट इज ए। एंड सिमिलरली ये वाला पार्ट भी आपका ए हो गया। ठीक है, दोनों की दोनों इलेक्ट्रोड यहाँ पे डिप है, तो डिप के हिसाब से आपका पहले वाला क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ ए
एंड सिमिलरली सेकेंड वन इज ऑल्सो ए। तो जो हमने सेल को डिजाइन किया था, तो जब हम सेल डिजाइन करते हैं तो दो इलेक्ट्रोड को इस तरीके से लगाते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड अपनी फिक्स पोजीशन पे एक बार हो जाए। अगर आपने एक बार उनकी फिक्स पोजीशन कर दी तो आप उनकी फिक्स पोजीशन को फिर कभी चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जो उनका लेंथ और ए का डिवीजन होता है दैट इज एल डिवाइडेड बाय ए, इसी टर्म को हम कहते हैं दैट इज सेल कांस्टेंट। ठीक है, एल डिवाइडेड बाय ए जो होता है ये होता है आपका सेल कांस्टेंट। तो ऐसे ही फॉर्मूला हमने कैसे ड्राइव किया, हमने अभी पढ़ा था कि दैट इज कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एल अपॉन आर इंटू ए। सिमिलरली मैंने इसको थोड़ा अलग लिख दिया, दैट इज 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ से एल डिवाइडेड बाय ए को जो हम लिखेंगे दैट इज सेल कांस्टेंट है, ये दैट इज कांस्टेंट फॉर द सेल। ठीक है, इसको हम यहाँ पे जी स्टार लिख रहे हैं, दैट इज जी स्टार। सो 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय जी स्टार, और 1 अपॉन आर को अभी हमने पीछे पढ़ा था दैट इज रेजिस्टेंस जो होता है। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर आप सॉरी रेसिप्रोकल कह सकते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस, दैट इज 1 अपॉन जी कंडक्टेंस। सो सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन आर, तो जब हम जी को लिख देंगे इसकी जगह 1 अपॉन आर मीन्स जी, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस। सो हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला आ गया दैट इज कापा, ठीक है, इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे आते हैं हमारी जो 6 टर्मिनोलॉजी है विच इज टर्म्ड एज दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे भी काफ़ी फॉर्मूले और सॉरी काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, और हर तरह के जो भी एग्जाम होते हैं जैसे कि IIT नीट सभी में इनके क्वेश्चंस को पूछा जाता है। सो मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप एम। इसको पहले ध्यान रखना, कैप एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको डिफाइन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जो कंडक्टिविटी किसी भी एक मोलर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आई है उसी को हम कहते हैं दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। फिर से डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन पर यूनिट मोलर ऑफ द कंसंट्रेशन। जब आपकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी तो उस दौरान जो कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट में हुई है उसी को हम लिखते हैं दैट इज कापा डिवाइडेड बाय मोलर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि पहले भी कि मोलैरिटी की जो SI यूनिट होती है दैट इज मोल पर लीटर। सिमिलरली अगर आपको कोई भी कंडक्टिविटी पर लीटर मेजर करनी है तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा दैट इज कैप एम इज इक्वल टू कापा डिवाइडेड बाय मोलर। नोट करने की एक बात है कि मोलर को और कंसंट्रेशन में कभी भी कंफ्यूज मत होना, बिकॉज दोनों की दोनों एक ही टर्म होती है, दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन, दोनों एक ही टर्म है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अगर लीटर में कभी हमारे पास टर्म दी हुई है तो लीटर के लिए हम लिखेंगे मोल पर लीटर। सिमिलरली पहले पुराने वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और दूसरा वाला अगर कभी हमें कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर की फॉर्म में नहीं दी है, सॉरी उसको लीटर की फॉर्म में नहीं दी है, तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होगा दैट इज कैप एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय एम और सी कंसंट्रेशन, सी फॉर कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हमारे पास कंसंट्रेशन को मिलीलीटर में दिया जाएगा। कंसंट्रेशन का अगर मिलीलीटर का कोई भी रिलेशन है या फिर पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको कोई रिलेशन निकालना है तब हम इसको यूज करते हैं। अगर ये पर मीटर के वैल्यू में निकालना है तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट टर्म आते हैं दैट इज, इसके SI यूनिट को भी ध्यान रखना, दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी की SI यूनिट होती है। अगर पहले वाले केस को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो उसकी SI यूनिट बनती है दैट इज साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अगर आपको कभी मोलर कंडक्टिविटी मीटर स्क्वायर पर मोल में फाइंड करनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट हम आते हैं आगे, हमारी टर्म है दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इट इज डिनोटेड बाय कैप एम नोड, इसको कैप एम नोड से डिनोट करते हैं। क्या होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये सिंपल सा बहुत इजी कंसेप्ट है, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब ऐसे समझिए कि आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पे लिया था और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपने इतना पानी मिला दिया जिससे कि ये इनफाइनाइट मतलब बहुत हद से ज्यादा आपने इसके अंदर पानी मिला दिया, तो इसी टर्म को कहते हैं दैट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं तब उस इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टिविटी आई
उसी कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर भी इसको डिनोट किया हुआ है, थोड़ा पिक्चर को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रोलाइट रखा है किसी कंटेनर के अंदर। इस इलेक्ट्रोलाइट को आपने क्या किया, डाइल्यूट कर दिया। कब तक किया, इनफाइनाइटली, अपनी हद से ज़्यादा, मतलब कोई भी इतना ज़्यादा अमाउंट में अपने वाटर का मिला दिया जिससे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूशन हो गया। और जब हमने एक पर्टिकुलर यूनिट में, पर्टिकुलर जब हम यहाँ पे वॉल्यूम को देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पर यूनिट आयंस हमने देखे पर्टिकुलर यूनिट एरिया वॉल्यूम के अंदर, तो वो घट जाते हैं। क्यों घट जाते हैं, कि अगर मान लीजिए कि पहले कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट था तो आपके जितने भी आयंस थे, जैसे मान लीजिए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो काफ़ी पास पास होते हैं। लेकिन जब आपने इसमें डाइल्यूशन कर दिया, पानी और ज़्यादा अमाउंट में कर दिया, तो इन दोनों आयंस के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया, दैट इज कि पर यूनिट जो भी वॉल्यूम या वो एरिया में आप मेजर करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बाद में, वो आयंस पर यूनिट एरिया में या वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाते हैं, और कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो भी उस टाइम पे होती है उसी को कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैप एम नोट से। ठीक है, चलिए, तो ये वाला भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होता है, मान लीजिए अगर आपको कोई डाउट है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। उस टॉपिक के बारे में मैं और थोड़ा डिटेल में आपको समझा दूंगा, क्योंकि अभी पेपर नज़दीक है, तो मैं जो आपको टॉपिक करा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड तरीके से करा रहा हूँ। लिमिटेड इन दी सेंस कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। जो बच्चों ने पूरे साल मेहनत नहीं किया वो कम से कम इस टाइम पे पढ़ के अगर इन फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे तो भी वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। नेक्स्ट हमारा टर्म है दैट इज कोलरॉस लॉ। ठीक है, क्या होता है कोलरॉस लॉ, इसके बारे में समझिए। कोलरॉस एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही समझाया था। क्या कहता है कोलरॉस लॉ, पहले इसके बारे में समझिए। इसके बारे में डायरेक्टली डिफाइनिंग वैल्यू को ज़्यादा पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखना। डेफिनेशन को बहुत जरूरी याद कर लेना। ठीक है, पहले समझिए कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दूसरा होता है दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये आप सभी को पता है, आपने 9th क्लास से इसको पढ़ते हुए आ रहे हो, तो दोनों के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पता ही। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। ठीक है, जैसे कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में पूरी तरह से टूट गया। सिमिलरली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3COOH एसिटिक एसिड, ये वो होते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं अगर आपने इनको पानी में डिसोल्व किया तो ये ब्रेक डाउन तो होंगे, डिसोसिएट तो होंगे, लेकिन कंप्लीटली नहीं होते। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं CH3CO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव, मीन्स एक तरफ अगर ऊपर देखेंगे तो दोनों इक्वल अमाउंट में डिसोसिएट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे CH3COH जो ग्रुप है ये केवल H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर रहा है, और अपनी तरफ जो नेगेटिव वाला आयंस है काफी ज्यादा अमाउंट में काफी बड़ा है। ठीक है, इसकी कंपैरिजन में तो हम इसको कहते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते, ये याद रखिए। सिमिलरली क्या हुआ कि कोलरॉस लॉ ने इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में क्या दिया, एक स्टेटमेंट दिया या एक डेफिनेशन दी। क्या कहा, इट स्टेट्स दैट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड, जो भी मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट की होगी आप उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हो, दैट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायंस। मींस अगर किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट ने कितनी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस की पर मोलर, अगर आप उसको फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड करने के लिए क्या करना है कि उनके आयंस ने इंडिविजुअली कितना करंट या कितनी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस की, उनको आपस में जोड़ दीजिए तो आपके पास में कंप्लीटली मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिया, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaCl की अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, मतलब मैंने नमक जो है, नमक का जो सॉल्यूशन बनाया उस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में मैंने पानी रख दिया, दैट इज कि यहाँ पे लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी की बात करनी है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर NaCl की निकालनी है तो उसके कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और एनायन की
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इंडिविजुअली अगर आप इसे यूज करते हो तो डायरेक्टली इन दोनों का सम अगर आप करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, वो आंसर आपका मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की होगी। तो कोलरोस ने कंसेप्ट समझाया। इस कंसेप्ट का फायदा क्या है, फायदा समझिए। फायदा यह है कि मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि NaCl कितना ज्यादा मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, तो आप क्या करेंगे, NaCl को जरूरी नहीं है कि आप NaCl की अमाउंट को अलग तरीके से निकालें या याद करें एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो आपको क्या करना है, केवल Na पॉजिटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए और क्लोरीन नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होनी चाहिए। इनकी आयंस की मोलर कंडक्टिविटी फिक्स होती है इनफाइनाइटली। अगर आप कभी भी इसको देखेंगे तो हर एक इक्वेशन के लिए हर एक तरीके से इनकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है फिक्स होती है। इसके बारे में एनसीईआरटी में टेबल नंबर 3.4 को, ठीक है, उसमें मेंशन किए गए हैं सबके नाम। तो 3.4 टेबल को अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इनके बारे में NaCl की कितनी होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्लोरीन की कितनी होती है, ऐसे ही कैल्शियम की कितनी होती है, सबकी वैल्यूज को वहां पे गिवन है। तो वहां से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और एक चीज और याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी कंसेप्ट के बेस पे 3 क्वेश्चन समझाए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज 3.7 एनसीईआरटी का एग्जांपल, दूसरा 3.8 और 3.9। तीनों एग्जाम्पल बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, पेपर में एक ना एक एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली वहां मिलेगा, अदरवाइज उनसे रिलेटेड सेम टाइप का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल मत भूल के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आगे आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। होता क्या है, अभी हमने बात की कि जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो डिसोसिएट होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है, लेकिन डिसोसिएट कैसा होता है, वो कंप्लीटली नहीं होता, नॉट कंप्लीटली, पूरी तरह से नहीं होता। तो सवाल ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट में आपने डाइल्यूशन करा, तो डाइल्यूशन करने पर वो किस हद तक टूटा, पहले तो हम बात करेंगे किस हद तक टूटा, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उस टर्म को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अब देखो स्ट्रॉन्ग जो है वो तो पूरी तरह से टूट जाएगा, तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई जरूरत है ही नहीं। फॉर एग्जांपल NaCl स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग को अगर आपने तोड़ा तो आप अपने बता देंगे कि भाई कैटायन आपका और एक एनायन आपका, तो मतलब 50% इसका है टूटना, 50% इसका है टूटना, तो इजीली आप उसका आंसर बता सकते हैं। बट प्रॉब्लम आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू को फाइंड करने का तरीका क्या है वो समझिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को फाइंड करने का तरीका बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अल्फा को फाइंड करने का फॉर्मूला है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, कि मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी, और उसके बाद में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उस सब्सटेंस की कितनी थी, उस इलेक्ट्रोलाइट की कितनी थी। मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हमने एक पीछे भी फॉर्मूला पढ़ा है, तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है याद रखने के लिए, दैट इज कैप इज इक्वल टू कापा डिवाइडेड बाय सी इंटू 1000। याद रखिए 1000 है तो ऐसा यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में रहेगी, लेकिन अगर 1000 नहीं है तो ऐसा यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में रहेगी। मीन्स किस तरह से, दैट इज कैप एम इज इक्वल टू कापा डिवाइडेड बाय सी। अगर ये वैल्यू है तो ऐसा यूनिट ये रहेगी। तो जब भी ऐसा यूनिट होगी उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना याद रखिए। सेकंड स्टेप में जब आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला तो अब आपको निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द कांस्टेंट, या फिर व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन अमाउंट कितनी थी एग्जैक्टली। सो इसको निकालने का बहुत इजी तरीका है, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द C, that is concentration into में अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा अगेन, अल्फा आपको पीछे निकालना सीख गए हो कि अल्फा होता है कैप m डिवाइडेड बाय कैप m नॉट। ठीक है, तो ये था आपका अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, कैप m डिवाइडेड बाय कैप m नॉट। सिमिलरली यहाँ पर भी अल्फा की वैल्यू सेम रहेगी। तो जितनी मैंने टर्म अभी यहाँ तक यूज की है सारी की सारी टर्म को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, 1 बाय 1 इनके बेस पे मैं एक एक दो दो क्वेश्चन सभी के बेस पे कराऊंगा, और मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा कि जिसके अंदर सारे के सारे टर्म्स यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
क्वेश्चन नंबर आपका सबसे फर्स्ट, ठीक है। तो यहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। देखिए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा सॉल्व कराऊं। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सिर्फ कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अपने तरीके से अटेंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लेवल कोई ज़्यादा सुपर टफ नहीं आने वाला है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो जितने क्वेश्चन आप मैक्सिमम अपनी तरफ से सेल्फ करोगे, घर बैठ के करोगे, उतना ज़्यादा वो कंसेप्ट ना क्लियर हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। दैट इज कि आपके पास में एक कंडक्टिविटी सेल है, दिस इज योर कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल है आपके पास। इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, द कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.001 कैपिटल M, ठीक है, ऑफ KCl सॉल्यूशन। ये जो कंसंट्रेशन है ये KCl सॉल्यूशन की दी हुई है। इस दौरान आपको टेम्परेचर 298 केल्विन भी दिया हुआ है। इसके बाद आपसे पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड करने के लिए आपको जो वैल्यू है टू फाइंड में आपको वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज व्हाट इज द सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट को मैंने अभी आपको पीछे भी समझाया था। सेल कांस्टेंट क्या होता है, दैट इज G स्टार, ठीक है। G स्टार में मैंने आपको बताया था कि भाई एक सेल होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होती हैं। जो 2 इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जो डीप होता है इलेक्ट्रोलाइट में, वो फिक्स होता है। एरिया एक बार फिक्स कर दिया तो चेंज नहीं कर सकते। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ होती है वो भी फिक्स रहती है। तो दिस इज अ सेल कांस्टेंट, दैट इज L अपॉन A इज अ सेल कांस्टेंट, ये याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, और क्या दे रखा है कंडीशन में, दैट इज इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 कैपिटल M KCl सॉल्यूशन इज, अगर कंडक्टिविटी भी दे दी भाई, तो भैया बहुत चीज दे दी आपको, तो कापा भी दे दिया, दैट इज 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। भाई साइमन पर सेंटीमीटर दे रखिए कंडक्टिविटी, तो याद रखना कंडक्टिविटी कैसा यूनिट, साइमन पर सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना सेल कांस्टेंट। देखो भाई, सेल कांस्टेंट को निकालने का मैंने अभी एक पीछे फॉर्मूला मेंशन किया था। फॉर्मूला क्या था, एक बार दिखा देता हूं तुम्हें जल्दी से, ठीक है। देखो सेल कांस्टेंट कहाँ है, सेल कांस्टेंट ये रहा भाई, सेल कांस्टेंट, ठीक है, नीचे। तो सेल कांस्टेंट का हमने फॉर्मूला लगाया था, दैट इज कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। याद है सभी को? चलो तो वापस आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, ठीक है। इस दौरान हमने क्वेश्चन में ये चीज भी पढ़ी थी कि भाई यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस तो हमने मेंशन किया नहीं, इसको भी लिख लो, दैट इज 1500 ओम। तो कापा का फॉर्मूला है जी हमारे पास, दैट इज कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। अब अपने को फाइंड करना है G स्टार। तो G स्टार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अरे भाई कापा डिवाइडेड बाय G। तो कापा की वैल्यू आपको दे रखी है कंडक्टिविटी को यहां से उठाओ, तो 0.146 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय G की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो G तो आपके पास होता है बेटे, G होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। तो G की वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेज को नीचे कर लेता हूं मैं, और दिख जाए आपको, ज्यादा हो गया, अभी थोड़ा चलाना नहीं आता ना मुझे। चलिए, तो ये आया, दैट इज कापा इज इक्वल टू, सॉरी हमने क्या पढ़ा था, कापा नहीं था हमारा, सॉरी G स्टार निकाल रहे थे। G स्टार इज इक्वल टू कापा डिवाइडेड बाय G, और G से मैंने अभी आपको सॉल्व करके बता दिया था, दैट इज कापा इंटू R हो जाएगा। कापा की वैल्यू आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, 1460 पॉइंट इंटू 10⁻³ एंड मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस इज 1500 ओम। 1500 ओम आपका रेजिस्टेंस है। तो जब आप इनको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 0.219,
ठीक है। और देखो जब मैंने आपको सेल कांस्टेंट निकालना सिखाया था तो सेल कांस्टेंट में मैंने आपको बताया था कि L/A होता है और L की SI यूनिट होती है, मान लीजिए अगर सेंटीमीटर है और एरिया हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसकी SI यूनिट लिख दो पर सेंटीमीटर, तो G स्टार आपका आ गया भैया, दैट इज 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ बेटे कि आपके पास फिर से एक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, उस इलेक्ट्रोलाइट में KCl ही सॉल्यूशन है। इस KCl सॉल्यूशन की आपको मोलैरिटी भी दे रखी है, दैट इज 0.20 कैपिटल है। मोलैरिटी और कंसेंट्रेशन सेम होती है, याद रखना। ठीक है, मोलैरिटी दे रखी है और आपको टेम्परेचर इस दौरान आपको 298 केल्विन दे रखा है, और इसके साथ साथ कापा दैट इज कंडक्टिविटी भी आपको दे रखी है। कंडक्टिविटी इज 0.24 सॉरी 0. इसको यहां से कैंसिल करते हैं, 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर, ये आपको कंडक्टिविटी दे रखी है। कैलकुलेट करना है दैट इज कैप एम, मोलर कंडक्टिविटी को निकालो जी। कैप एम तो सबको पता है क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। तो कैप एम की वैल्यू आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, अभी मैंने मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला समझाया था, मैंने समझाया था दैट इज कैप एम इज इक्वल टू कापा डिवाइडेड बाय सी। और देखो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। सोल्व करो इसे, तो सोल्व करेंगे तो कापा की वैल्यू यहां से उठा लीजिए, दैट इज 0.0248 डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू यहां से उठा लो जी, 0.20 इंटू 1000। सोल्व करो, तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो सोल्व करके इसकी वैल्यू लगभग 124.0, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगी। क्लियर, ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। चलो एक और करा देता हूं, ये तुम्हारा होमवर्क है और मुझे इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर डाल के बता दीजिएगा कि भाई इसका आंसर कितना है। क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए, सिचुएशन को मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको, ठीक है। सिचुएशन कुछ इस तरह है, दैट इज हुआ है, दैट इज कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब पहले ही बोल दिया है इन्होंने कि मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है NaOH की, ये भाई आपको निकालनी है। इसके दौरान कंडीशंस क्या दी हुई है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, कि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, सेल है, उस सेल के अंदर आपके पास में कंसंट्रेशन 0.05 कैपिटल M ऑफ NaOH दी हुई है। इसके साथ साथ यहाँ जब आपने कंसंट्रेशन मेजर की थी तो वहां का टेम्परेचर 298 केल्विन था। इफ द सेल कांस्टेंट, अरे वाह, सेल कांस्टेंट दे दिया भाई, सेल कांस्टेंट, इफ द सेल कांस्टेंट इज 0.367 पर सेंटीमीटर, अगर पर सेंटीमीटर में सेल कांस्टेंट है तो मोलर कंडक्टिविटी बताओ कितना होगा। देखो भाई सेंटीमीटर आ गया, मैंने आपको बताया था कि लैम्डा एम सॉरी कैप एम इज इक्वल टू कापा डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाई बाय 1000 लगाएंगे अगर सेंटीमीटर की बात है। तो कापा इस बार आपको क्या है, कापा तो दे नहीं रखा लेकिन सी कंसंट्रेशन दे रखी है भाई। कापा को निकालने के लिए आपको सेल कांस्टेंट दे रखा है। अब याद करो पीछे अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जी स्टार का, ये वाला, तो जी स्टार का मैंने अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या था जी स्टार का फॉर्मूला भाई, जी स्टार का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, दैट इज कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। ठीक है यहां तक, और कापा की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो कापा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, जी स्टार आपको दे रखा है, ये रहा जी स्टार, और कापा और जी है आपके पास, जी क्या होता है, कंडक्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, हाँ जी क्वेश्चन में आपको ओम भी दे रखा है भाई, रेजिस्टेंस दे रखा है, तभी तो हम कहें रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। चलो इधर लिख देता हूं मैं, रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, दैट इज 31.6 ओम। आप मुझे ये बताइए कि कैप एम की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है और इसको जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल के मुझे बताओ आंसर। ठीक है,
चलो आगे चलते हैं। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से सुनिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से हम बहुत सारी चीजों को एक साथ फाइंड करना सीखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है, दैट इज resistance of a conductivity cell filled with 0.1 capital M KCl solution is 100 ohm। मीन्स आपने एक सेल बनाया, उस सेल के अंदर एक कंसंट्रेशन है, ठीक है, KCl की कंसंट्रेशन है, जिसका रेजिस्टेंस आपको, ठीक है, 100 ओम दिया हुआ है। रेजिस्टेंस आपको 100 ओम दिया हुआ है। इसके अलावा उसकी कंसंट्रेशन आपको 0.1 कैपिटल एम दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 कैपिटल एम केसीएल सॉल्यूशन इज 520 ओम, मींस यही सेल दोबारा है। अगर आपने इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, अगर इस बार आपने इसकी कंसंट्रेशन को बदलकर 0.02 कैपिटल एम कर दिया, तो यहां से आपका रेजिस्टेंस 520 ओम आया और पहले वाले में रेजिस्टेंस 100 ओम आया। आगे बढ़िए। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कैलकुलेट, भी ये हमारी मेन चीज है, कैलकुलेट वाली चीज को ध्यान से लिख रहे हैं। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है, कापा होता है, एंड मोलर कंडक्टिविटी। और जी मोलर कंडक्टिविटी भी पूछी है, तो मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैप एम से, ठीक है, कैप एम। कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2, मतलब ये जो बात करी जा रही है, ये जो है किसके लिए करी जा रही है, ऑफ 0.2 कैपिटल, सॉरी 0.02 कैपिटल एम सॉल्यूशन। मतलब कि ये वाली जो दोनों बातें हैं ये इस वाले सेल के लिए पूछी जा रही हैं, ठीक है। इस दौरान आपको एक चीज और गिवन है, कहा जा रहा है इफ द कंडक्टिविटी मींस कापा की वैल्यू, ठीक है, फॉर द 0.1 कैपिटल एम सॉल्यूशन इज 1.29 साइमन पर मीटर। अगर कंडक्टिविटी इस वाले की 1.29 साइमन पर मीटर दी हुई है, तब बताइए कि कंडक्टिविटी 0.02 कैपिटल एम मोलर वाले सॉल्यूशन की कितनी होगी और कैप एम, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी। तो सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है। सबसे पहले हम पहले वाली कंडीशन की बात करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये है हमारी और सेकंड कंडीशन ये है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे सेल कांस्टेंट। देखो दोनों में चीजें कॉमन क्या है वो देखो पहले। इसका सेल कांस्टेंट मतलब भाई जी स्टार, और इसका जी स्टार सेम ही तो है, क्योंकि सेल तो दोनों एक ही है। क्वेश्चन में कहा था कि एक बार 0.1 जब कैपिटल एम रखी तो 100 ओम आया उसका रेजिस्टेंस, और दूसरे में जब आपने 0.02 कैपिटल एम रखा तो इतना ओम आया। दैट इज की सेल कांस्टेंट सेम है दोनों में। तो सॉल्यूशन करने के दौरान हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट इज कापा। ये फर्स्ट स्टेप ऐसे मेंशन कर देता हूं मैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, ये फॉर्मूला है। कापा की वैल्यू आपने यहाँ पर देखी है, इसको उठा लीजिए, दैट इज 1.29, ठीक है, इज इक्वल टू जी क्या है आपका 1/r, दैट इज रेजिस्टेंस का उल्टा, इनटू जी स्टार। आर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1.29 इंटू आर। आर की वैल्यू आपने वहां से उठा लेनी है, तो कितनी थी आर की वैल्यू 100, तो ये आ जाएगी 1.29 इंटू 100 ओम इज इक्वल टू जी स्टार, ठीक है। और यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में वैल्यू 129। लेकिन याद रखिए 129 जो इसकी एसआई यूनिट आएगी वो पर मीटर आएगी इस बार, क्योंकि एसआई यूनिट में मीटर था। दैट इज जी स्टार की वैल्यू आपने यहाँ पे ले लिया पर मीटर। यहां तक ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्लियर। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे बेटे, अब हम देखें ध्यान से। तो जो जी स्टार अभी आपने निकाला है इसको हमने देखा है 129 पर मीटर, तो मैं इसे पर सेंटीमीटर में बदल देता हूं। पर सेंटीमीटर में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, दैट इज 129 डिवाइडेड बाय मीटर। तो सेंटीमीटर में अगर मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करना है, 129 डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे तो बहुत इजीली 1.29 पर सेंटीमीटर आ जाएगा। जी स्टार मेरा ये आ गया, ठीक है।
क्यों बदला भाई मैंने 1 सेंटीमीटर में? क्योंकि मैं वो 1000 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा आगे जाके, ठीक है, आगे जाके मैं 1000 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप इससे भी कर सकते थे, ठीक है, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मतलब इजीली क्लियर नहीं होता, इसलिए मैंने इस वाले तरीके से कर। अब आइए भाई सेकंड सिचुएशन में। सेकंड केस में हमने पढ़ा है दैट इज कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। फिर से फॉर्मूला लगा दो भाई यहाँ पे। तो कापा की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं हम 0.02 कैपिटल एम वाले पे निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो जी की वैल्यू हो गई 1/r इंटू जी स्टार, यहाँ से उठाओ 1.29 कापा आ गया। तो आर की वैल्यू है 1/522 इज मल्टीप्लाई 1.29 कापा। तो कापा की वैल्यू को जब आप सोल्व करेंगे 1.29 डिवाइड बाय 520 इज इक्वल, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.248 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, साइमन पर सेंटीमीटर। तो याद रखना इस वैल्यू को कितनी आई है। तो इधर आ जाइए वापस। तो k की वैल्यू मैंने 0.02 कैपिटल M के लिए कितनी निकाली है, दैट इज 0.248 इंटू 10⁻⁻² साइमन पर सेंटीमीटर। ये मैंने इसकी वैल्यू निकाली। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दैट इज k। अब हम क्या करने वाले हैं, थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे जी आपका लैम्डा m, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। तो बेटे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा डिवाइडेड बाय सी एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 कब, जब सेंटीमीटर में हो। तो कापा की वैल्यू को उठाए, तो कापा तो यहाँ से ऊपर से लिख लीजिए, दैट इज 0.248 एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² और मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय दैट इज सी की कंसंट्रेशन कितनी है 0.02, क्योंकि 0.02 के कंसंट्रेशन पे ही निकाल रहे हैं। तो यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू आपके पास में, सोल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपका आंसर।